ये स्टूडेंट, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे एग्रीकल्चर का था तो ये उसका अगला पार्ट है कोऑपरेटिव, और दूसरा पढ़ेंगे कलेक्टिव, फिर मेडिटेरेनियन, फिर माइनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है। कोऑपरेटिव होता है सहकारी, कुछ लोगों का समूह इकट्ठा होता है और अपना लैंड रिसोर्स सारे इकट्ठे एक जगह पे लगाते हैं और एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर से जो बेनिफिट मिलता है वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो हम डेप्थ में देखते हैं कि क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ फार्मर, बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, विद देयर ओन विल, अपनी इच्छा के अनुसार, कॉम्पिटेंस एंड बेनिफिशियल एग्रीकल्चर, एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ वो एग्रीकल्चर करना शुरू करते हैं फ़ायदे के लिए। फॉर्म ए सोसाइटी, एक सोसाइटी बनाते हैं, जैसे 10-12 लोगों का समूह एक सोसाइटी बनाते हैं, वहाँ पर पैसे डालते हैं वो। पूलिंग देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, वो अपना जो उनके पास अपना अलग अलग रिसोर्स है वो सारा इकट्ठा एक जगह पे लगा देते हैं, अपनी ज़मीन दे देते हैं, वो सारी की सारी एरिया लगा देते हैं। द ओनरशिप रिमेन सेम फार्मर, हाँ सब ने ज़मीन तो दे दी बट जिसकी जितनी ज़मीन थी वो मालिक उसी का रहेगा। केवल एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन यूज़ की जा रही है। ओनली एग्रीकल्चर एक्टिविटी आर कैरिड। ये समझ आ गया होगा। किसानों का एक समूह अपनी इच्छा के अनुसार पैसे, लेबर, लैंड सारा लगाया, एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी को सारों को वो अपनी लैंड दी और एग्रीकल्चर एरिया जो है वो उनका सेम रहेगा। अब देखते हैं इन्होंने किया क्या, बेनिफिट्स क्या होते हैं इस कोऑपरेटिव फार्मिंग के। कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प द फार्मर टू परचेज, कुछ चीज़ खरीदनी हो तो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी बनी है वहाँ पर वो पैसे रखते हैं, वो उससे सारा सामान खरीद लेते हैं, शेयर होता है अपना अपना। हेल्प टू सेल द प्रोडक्ट, ये कोऑपरेटिव जो फार्म होते हैं वो अपनी अलग शॉप बनाकर अपना सामान अलग से बेच भी लेते हैं। हेल्प टू गेट प्रोड्यूसर प्रोसेस्ड इन द लोअर कॉस्ट, वो जो प्रोडक्ट बनाया होता है वो उसको लोअर कॉस्ट में बना लेते हैं। जैसे गन्ने की फसल लगी है, सब ने अपनी गन्ने के लिए ज़मीन दे दी और सब ने वहाँ गन्ने लगाया और सब ने पैसे लगा के वहाँ शुगर मिल लगा दी। शुगर मिल में जो फ़ायदा होगा वो सब में बटेगा। तो शुगर मिल में वो खुद ही काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा वो कोऑपरेटिव फार्म में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बट जाएगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्टार्ट इन 100 साल पहले ये शुरू हुआ। वेस्टर्न यूरोप, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में ये बहुत ही अच्छे से चला। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसको आप बुक में पढ़ेंगे, सेम ऐसा ही मिलेगा। कलेक्टिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग एक बहुत ही ओल्ड तरीका था फार्मिंग करने का। ये रशिया में हुआ करता था परंतु आज के ज़माने में ये देखने को नहीं मिलता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। पब्लिक ओनरशिप, ये सरकारी होता है सारा का सारा, पब्लिक का होता है, समाज का होता है। कलेक्टिव लैंड लेबर, कलेक्टिव लेबर, सारे के सारा जो लोग होंगे वो इकट्ठे काम करेंगे। सोवियत यूनियन में ये कॉन्सेप्ट चला था, ठीक है। ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, बड़ा पुराना तरीका था ये एग्रीकल्चर करने का और इसका नाम कोल खोज, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बट डू यू मीन बाय कोल खोज। तो आप लिख सकते हैं कि ये जी कलेक्टिव फार्मिंग होती थी जो ये रशिया में हुआ करती थी। नाउ द डे देयर आर नो सच फार्मर, यहाँ पर आज के दिनों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसके फंक्शन क्या थे, कैसे काम करते थे, अब इस पे फोकस करना है। फार्मर पूल्स देयर रिसोर्सेज, लैंड, कैटल एंड लेबर, सारे के सारे लोगों की जितने भी कैटल होते थे और जितनी भी ज़मीन होती थी सारे मिलकर उस ज़मीन पर काम करते थे, ठीक है। जैसे सरकार के सब सरकारी है, सब ने गाँव वालों ने उसमें काम करना है। आगे देखते हैं, यानी किसी का मालिकाना हक नहीं है, थोड़ी ज़मीन रखी है उनके लिए बट मालिकाना हक सरकार का ही है।
टू फुलफिल डेली रिक्वायरमेंट स्मॉल फील्ड, अपनी छोटी डेली रिक्वायरमेंट, कोई सब्जी के लिए कोई छोटा मोटा कुछ करना हो तो उसके लिए छोटा सा खेत होगा, बट जिस पे एग्रीकल्चर की जाएगी वो सारा का सारा सेम होएगा और सारा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतनी ज़्यादा सैलरी, उसको उतना ज़्यादा फ़ायदा। अब देखते हैं, गवर्नमेंट फिक्स द टारगेट प्रोडक्शन, गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि इस ज़मीन में इतनी बोरी अनाज होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा अनाज होएगा तो वो बेच दिया जाएगा और उसका पैसा लोगों में बांट दिया जाएगा, या तो फिर लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, ई प्रोडक्शन अबव द टारगेट डिस्ट्रीब्यूट अमंग फार्मर, किसानों में बांट दिया जाता है। आप समझ गए होंगे। फार्मर गिवन टैक्स टू द एग्रीकल्चर मशीन, फार्मर को मशीनों के लिए टैक्स भी देना पड़ता था। आगे देखो, कैश इंसेंटिव वर गिवन फॉर द गुड वर्क, पैसा दिया जाता था। कुछ को जैसे पैसे दे दिए, जिसने बहुत अच्छे से काम किया उसको जैसे 1000 1200 ऐसे पैसे दे दिए अपने वहाँ की करेंसी के अनुसार। इंट्रोड्यूस बाय द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट सरकार ने इंट्रोड्यूस किया गया। कम्युनिस्ट सरकार एक ऐसी सरकार होती है वो जो समाज और किसानों के पक्ष में ही बोलती है, वो कैपिटलिस्ट के पूंजीवादियों के विरोध में होते हैं। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट मतलब टूटा, तो ये फार्मिंग का मेथड भी इसके साथ ही टूट गया। तो कलेक्टिव और कोऑपरेटिव में फ़र्क यही है, कोऑपरेटिव अपनी मर्जी से, ये अपनी मर्जी से नहीं। इनका जो काम है वो बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, इनका गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले आप केवल मानचित्र में मेडिटेरेनियन सी देखें। मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले क्षेत्रों में इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल एरिया भी है और वहाँ की क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पर बहुत सारे फल फूल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। देखते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, भाई वाणिज्य के लिए, बेचने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से एग्रीकल्चर की जाती है वहाँ पर। प्रैक्टाइज्ड कंट्री ऑन द आइदर साइड ऑफ मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन सी के साथ जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पर ये काम किया जाता है। अब देखते हैं, विटी कल्चर इसमें आएगा। विटी कल्चर होता है अंगूर, अंगूरों की खेती की जाती है। अब ग्रेप्स कल्टीवेशन की जाती है, अंगूरों से शराब बनाई जाती है। जो इन्फीरियर, वो जो अच्छे अंगूर नहीं होते हैं उनसे ना वो क्या कर देते हैं, द्राक्ष बनाते हैं, रेसिन बना देते हैं। आपने दाख खाई होगी, द्राक्ष कहते हैं उसको, सूखे अंगूरों की बनती है, हलवे में डाली जाती है। तो ऑलिव ऑयल और फिग, अंजीर भी होता है, ऑलिव ऑयल भी यहाँ पर पैदा किया जाता है, तेल पैदा किया जाता है। ग्रेट डिमांड इन अमेरिका, इनकी ना अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि सर्दियों में यूज़ होते हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब इस छोटी सी डायग्राम से देखो, ये मेडिटेरेनियन सी, इसके साथ ये यहाँ यूरोप लगता है, ये अटलांटिक कोस्ट लगता है और ये साउथ अमेरिका लगता है। यहाँ से अमेरिका आ जाते हैं, यहाँ से साउथ अफ्रीका आ जाते हैं और इसी से यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी आ जाते हैं और अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट है। जब आप ढंग से देखेंगे इसको तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकोगे। तो इन देशों में इसका उत्पाद बेचा जाता है, सीधी सीधी बात। मेडिटेरेनियन सी, उसके साथ लगी हुई कंट्री, इसके साथ यहाँ इस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। शराब तो हर जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ की थोड़ी स्पेशल होती है, तो ऐसा इसमें बताया गया है। अब देखते हैं माइनिंग्स। माइनिंग्स होता है धरती से खनिज या किसी भी तरह के मिनरल्स का वो निकालना, क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होते हैं, घर बनाने में, यहाँ तक कि दवाइयाँ बनाने में मिनरल्स यूज़ होते हैं। कोयला है तो वो ऊर्जा का स्रोत है एनर्जी के लिए, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, माइनिंग तो आपको पता चल गया। माइनिंग को फैक्टर, मतलब माइनिंग क्यों करें हम किसी जगह पर, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो माइनिंग को प्रभावित करता है। तो माइनिंग को दो तरह के फैक्टर प्रभावित करते हैं, एक है फिजिकल और एक है इकोनॉमिक, एक है भौतिक और एक है आर्थिक। क्यों हम वहाँ पर माइनिंग करें, इसका क्या कारण हो सकता है। फिजिकल कारण ये है कि वहाँ पर साइज अच्छा होना चाहिए,
मतलब वहाँ पर अच्छा कोयला निकले, अच्छे ग्रेड का कोयला निकले, डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो, तो ये फैक्टर हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ पर माइनिंग करने जाऊँगा। मैं क्यों जाऊँ अगर वहाँ पर 2-3 किलो कोयला निकले, अच्छा डिपॉजिट है, तभी तो वहाँ पर फैक्टर है, तभी तो अफेक्ट करेगा माइनिंग को। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस मिनरल की, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको निकालने की, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेबर भी मिल जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे 2 तरह के फैक्टर हैं, फिजिकल और इकोनॉमिक। मैं तो वहीं पर माइनिंग करूँगा जहाँ पर मुझे ये सारे के सारे फैक्टर अच्छे से मिले, तभी तो फ़ायदा होगा, नहीं तो फ़ायदा कैसे होएगा। अब माइनिंग के 2 मेथड होते हैं। माइनिंग का एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, ये चीपेस्ट वे है। जब धरती के ऊपर, मतलब जैसे खेत है, खेत के ऊपर मिट्टी है, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर जो कोयला है वो बहुत धरती के ऊपर की लेयर में मिलता है, तो थोड़ी सी खुदाई करने के बाद कोयला मिल जाता है। जैसे यहाँ ऊपर सरफेस पे कोयला मिला तो खुदाई की, ट्रक में भरा और ले गए, तो उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। अंडरग्राउंड होती है, बहुत रिस्की होती है, पहले ना अंडरग्राउंड जाना पड़ता है। फिर अंडरग्राउंड में जैसे ये लेयर समझ लो, 1 लेयर 2 3 4, अगर यहाँ पर कोयला है तो पहले यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, फिर कोयला निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत रिस्की होती है। ये सोना और वो बहुत जो मिनरल है महंगे हैं वो इससे मिलते हैं, और इससे केबल कॉन्सेप्ट से ही आप पढ़ लेंगे और आपको समझ आ सकता है, कुछ डेप्थ की और कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और आपका टीचर सदा आपके साथ है, एवरी टाइम एवरीवेयर, आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। गुड लक, और इसको अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।